हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। डियर, ये वीडियो होने वाली है अप्रैल के पहले महीने की, जहां पर हम बात करने वाले हैं 1 से 10 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल के सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर जो है वो साबित होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाइए रखिएगा। और अगर आपको चाहिए कोई भी एक डेडिकेटेड कोचिंग अपने एग्जाम्स के लिए, जहां पर हम स्टैटिक भी आपको साथ के साथ पढ़ाएं, करंट तो पढ़ा ही रहे हैं, स्टैटिक भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, एक सीरियस नोट के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो विद्या गुरु से बेस्ट नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। आइए दोबारा शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, बस उतना जितना आप लोगों को इंपॉर्टेंट चाहिए। सेंसस 2027 का पहला फेज शुरू हो चुका है, जहां पर हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसिंग किया जाएगा, हाउसिंग सेंसस किया जाएगा। भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा ये। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, भारत का पहला सेंसस सन 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो ने किया था, बट वो सेंसस कंप्लीट नहीं था। इंडिया का पहला पूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। आइए दोबारा चलते हैं अगले करंट अफेयर पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में यहां पर एक म्यूजियम महावीर जयंती के दिन देश को समर्पित किया। म्यूजियम का नाम है सम्राट संप्रति म्यूजियम, गांधीनगर। महावीर जयंती भगवान महावीर, मतलब जो महावीर स्वामी है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनके लिए मनाई जाती है। और अगर हम संप्रति की बात करते हैं तो संप्रति कौन थे? 224 से 215 ईसा पूर्व के बीच में राज करने वाले या जीवित इंसान जिन्होंने राज किया, और इनको कहा जाता है जैन धर्म का एक बहुत ही मेजर पैट्रॉन। जैसे बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया था अशोक ने, उसी तरीके से संप्रति सम्राट ने कभी सपोर्ट किया था जैन धर्म को। इसके बाद दोस्तों, दुनिया का वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर हुआ? भारत में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, है ना। 27 से 29 मार्च के बीच में इस पूरी कॉन्फ्रेंस को बुद्धवनम के द्वारा आयोजित किया गया। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध ने जो है वो अपना पहला जो इनका जो ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे हुई। उसके बाद इन्होंने अपना पहला भाषण सारनाथ में दिया, जहां पर इन्होंने 4 परम सत्यों के साथ अष्टांगिक मार्ग जो है वो भी बताया। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये बताना है कि महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ, मतलब उनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहां पर 20 साल मनाए गए अर्थ आर के 20 साल, ये बताने के लिए कि एटलीस्ट पूरे साल भर में 1 घंटा जो है वो आप पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के नाम पर जो है वो जरूर निकालें, जिस पूरे 1 घंटे में हम ऐसी एक्टिविटीज को करते हैं जिससे पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे, हरा भरा रहे, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम जो है वो की जा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये शिप है जिसका नाम है INS दुनागिरी। ये जहाज जो है वो इंडियन नेवी को समर्पित किया गया आत्मनिर्भर वॉरशिप कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। इस जहाज को प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कोलकाता में है। इसी कंपनी के द्वारा भारत की इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जहाज जिसका नाम है अग्रे, वो भी बनाकर दिया गया है। आपको बता दूं, इस कंपनी के साथ भारतीय नौसेना ने ऐसे 8 जहाजों का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और INS अग्रे उन 8 जहाजों की श्रृंखला में 4th है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे यंगेस्ट फॉर्मूला 1 रेसर, फॉर्मूला 1 चैंपियन, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, 19 वर्ष की आयु में जीती है इन्होंने, और ये मर्सिडीज की तरफ से गाड़ी जो है वो चलाते हैं। इसके बाद दोस्तों, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। उड़ीसा बहुत ही लंबे विवाद के बाद आखिरकार भारत की आजादी से पहले 1936 में राज्य बना था। उड़ीसा के कई सारे नाम पड़े हैं। महाराजा अशोक के समय या मौर्य वंश के समय इसी उत्कल को कलिंग कहा जाता था, और हमने पढ़ा भी है कि कलिंग के युद्ध की वजह से महाराजा अशोक जो है वो धम्म को फॉलो करने लगते हैं। धम्म जो कि उनका नैतिकता पर आधारित एक दस्तावेज था, धर्म तो मैं उसको नहीं बोलता हूं, खैर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्कल दिवस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो वेस्ट। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट दिवस जो है वो हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इस बार थीम रही फूड वेस्ट।
इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी टीडीपी है, जो एनडीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है, उनके द्वारा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो अमरावती में लॉन्च किया गया, नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत, है ना। और इनका खुद का भी एक मिशन चल रहा है जो है अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। मैंने अपनी कभी किसी एक करंट अफेयर में जरूर बताया होगा आपको कि अमरावती जो है वो भारत की पहली क्वांटम वैली जो है वो बनने वाली है। तो उसी क्वांटम वैली को बनाने की पहल में ये सब काम जो है वो किया जा रहा है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में लॉन्च हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर गुजरात के सनंद में केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ जो है वो कर दिया गया है। इस पूरे प्लांट में केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऐसी चिप्स बनाई जाएगी जिससे ईवी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम और सुचारू रूप से चल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे युद्ध के दौरान जो चल रहा है इस समय यूएस और ईरान के बीच में, जिसमें इजराइल भी है, यहां पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स जो गठित की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसकी वजह से ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों पर एक संकट सा आ गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने इस डेडिकेटेड जो टास्क फोर्स है उसको गठित किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर या वेस्ट एशिया में चलने वाले इस विवाद के ऊपर। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता जो है वो जॉर्ज मोरेरा द सिल्वा जो है वो कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और जहाज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और यह है आईएनएस संशोधक। गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा यह जहाज, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा यह जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा गया। आईएनएस संशोधक, आपको बता दूं आईएनएस संशोधक जो है, इनके साथ 4 ऐसे जहाज बनाने का जो वादा है वो किया गया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया गया था, और ये 4th सर्वे वेसल है ये आईएनएस संशोधक। इसके अलावा बाकी के सर्वे वेसल्स यहां पर आईएनएस निर्देशक, आईएनएस संधायक और आईएनएस इच्छक भी समय से जीआरएससी ने भारतीय नौसेना को जो है वो उपलब्ध करवाए हैं। और ये आखिरी सर्वे वेसल है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। नाम है इस जहाज का आईएनएस संशोधक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इंडियन नेवी ने यहां पर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको आप आईमैक्स कहते हैं, वो यहां पर जो है 2026 में आयोजित करी, जिसमें दुनिया भारतीय हिंद महासागर के आसपास के कई सारे देश जो है वो शामिल हुए, जिनकी सूची आपके सामने है। बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केनिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सीशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया और तिमोर लेस्ते जो कि आसियान का 11वां सदस्य जो अभी हाल फिलहाल में बना है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, मैडम पूजा गर्ग हैं, और पूजा गर्ग मैडम जो हैं ये FLO फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 43वीं राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो बनी है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं अश्वनी भिड़े मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर बनी है। पहली मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर अश्वनी भिड़े जो है पहली महिला जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर बनी है मुंबई की। इससे पहले आप मुंबई मेट्रो की चीफ भी रह चुकी हैं। मैडम आप 1995 बैच की IAS ऑफिसर भी हैं। इसके बाद आर्टेमिस 2 मिशन, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था कि इसका कार्य केवल चांद तक जाना और वापस आना था। आर्टेमिस 2 का मिशन, आर्टेमिस 2 के अंतर्गत चांद पर उतरना इसका मिशन नहीं था। इस मिशन के दौरान 4 एस्ट्रोनॉट की टीम नासा के द्वारा भेजी गई, जिसमें इंसानों ने एक रिकॉर्ड भी बनाया, मतलब पृथ्वी से सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड इंसानों ने यहां पर बनाया। और दूसरा, पहली महिला एस्ट्रोनॉट भी यहां पर पृथ्वी से दूर गई हैं, जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। इसके साथ साथ पहले नॉन अमेरिकन भी इन 4 लोगों की टीम में शामिल है, और पहले ब्लैक सिटीजन भी इस टीम में शामिल है। आप देख सकते हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स की टीम में रीड वाइजमैन जो कमांडर थे, विक्टर ग्रोवर जो पायलट थे, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन शामिल थे, जिसमें जेरेमी हैंसन कनाडा के हैं और ये बाकी सब अमेरिकी हैं। आर्टेमिस 2 मिशन जो था ये चांद पर नहीं उतरा, इसने केवल चांद का चक्कर काटा, कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स चेक करे और ये वापस आ गया, क्योंकि आर्टेमिस 3 मिशन के अंतर्गत नासा चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा उतारेगा, जो अपोलो सीरीज का एक रिवाइवल माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने यहां पर
मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी योजना जो है वो उसका ऐलान कर दिया है सभी हैंडलूम और पावरलूम वर्कर्स के लिए। हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स जो है वो 1 अप्रैल 2026 से आंध्र प्रदेश में मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेंगे। हैंडलूम वर्कर्स को 200 यूनिट पर महीना और पावरलूम वर्कर्स को 500 यूनिट पर महीने के हिसाब से मुफ्त बिजली आंध्र प्रदेश की सरकार जो है वो देगी। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, यह है दिल्ली की लखपति बिटिया योजना, जिसमें दिल्ली सरकार आप लोगों को, बहनों को, 18-21 साल की बहनों को जन्म से लेकर 21 साल तक आपको कुछ 1,20,000 रुपए दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। आपके जन्म पर 11,000 की धनराशि, आपके पहली, छठी, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा पूरी करने पर 5-5 हजार रुपए आपको यहां पर मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके 1 साल डिप्लोमा कोर्स का 1 साल पूरा होने पर 10,000, दूसरा और तीसरा साल पूरा होने पर 20,000 और 4th ईयर पूरा होने पर 25,000 की धनराशि दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत आप लोगों को यहां पर देगी। इसके बाद दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट 14th लगातार बार सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट रहा। हालांकि ये रिपोर्ट स्काईट्रैक्स जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के दौरान ये अवार्ड चांगी एयरपोर्ट को जो है वो मिला है। इसके अलावा हम आपको बता दूं दुनिया के टॉप 100 ग्लोबल एयरपोर्ट्स पर भारत के भी 5 हवाई अड्डे शामिल है, जिसमें नंबर 28वें पर दिल्ली का ही अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर है। 41वें पर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपको दिखेगा। 64वें नंबर पर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखेगा और 66वें नंबर पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको यहां पर दिखेगा। इसके बाद नंबर 2 पर यहां पर सियोल इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि 3 नंबर पर टोक्यो का हैनेदा एयरपोर्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और जहाज आपको यहां पर दिख रहा है और यह है INS मलवान, बट इस बार इसको GRSC के द्वारा नहीं, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। यह जहाज भी एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है जिसका नाम है INS मलवान। INS मलवान भारतीय नौसेना ने ऐसे 8 जहाज बनाने का जो बेड़ा है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को दिया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये अभी दूसरा ही ASW SWC जहाज जो है वो दिया गया है, अभी ये दूसरा ही है। इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट जो है, सर वीर विक्रम यादव जी ये बने हैं नए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट है। क्यों इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? सर 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं, उड़ीसा काडर से आते हैं और इनकी नियुक्ति जो है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा की गई है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद कोस्टा रिका के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है ICP एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से कोस्टा रिका आए जितने भी टूरिस्ट हैं वो ये जांच पाएंगे कि कौन सा स्नेक जो है वो उनके लिए वेनमस है, कौन सा स्नेक जो है वो खतरनाक है। तो इसमें कोस्टा रिका में मिलने वाले सभी की सभी जो सांप हैं उनकी सूची यहां पर अपलोड की गई है और वो कैसे दिखते हैं वो भी। इसके साथ साथ ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन में ये एप्लीकेशन एक बहुत ही मददगार एप्लीकेशन साबित होगी। इसके बाद दोस्तों सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है ताकि पोश अधिनियम 2013 का सही तरीके से इसको लागू किया जा सके। जैसे TCS नासिक में हमने देखा जो पोश अधिनियम है 2013 का, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट अधिनियम है जो सन 2013 में बनाया गया था और इस शी बॉक्स के अंतर्गत, इस सेक्सुअल हैरासमेंट बॉक्स पोर्टल के अंतर्गत जो है महिलाएं रिपोर्ट कर सकेंगी अगर उनके साथ कोई भी यौन शोषण यहां पर हुआ है। और ये इनिशिएटिव जो सरकार का है ये अलाइन भी करता है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी, उस वर्डिक्ट के साथ ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अलाइन करता है। इसके बाद अनहद सिंह और अभय सिंह इनको एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जो है या सम्मान जो है वो दिया गया है जूनियर और मेंस कैटेगरी में, जहां पर मेंस कैटेगरी में अभय सिंह और अंडर 19 कैटेगरी गर्ल्स में आपको अनहद सिंह यहां पर अवार्ड लेती हुई दिखेंगी। यहां पर स्क्वैश की बात हो रही है। इसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर की सूची में फिर एक बार डाला गया है। इसका मतलब यह है कि इनमें से किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के असफल होने के पश्चात इसका भारत के वित्तीय बाजारों पर बहुत ही बुरा
असर जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका आकार एक तो बहुत बड़ा है, मार्केट में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और कई सारे नागरिक आज इनके द्वारा दी गई पॉलिसीज का लुत्फ उठाते हैं। इसके बाद दोस्तों भारतीय सरकार ने या भारतीय एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो दे दिया है। ये स्टेटस उन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो अध्ययन और अनुसंधान में जो है स्टैंडर्ड्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हाई स्टैंडर्ड डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसी के साथ साथ ग्रेटर एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं बाकी की यूनिवर्सिटीज के मुकाबले। केवल उन्हीं संस्थानों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का टैग जो है वो दिया जाता है। हाल फिलहाल में ये टैग एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को जो है वो दिया गया है। इसके बाद ये है मंगोलिया के। सर आप हैं मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री, नाम है आपका उचरल नियाम ओसोर। माफ कीजिएगा अगर आपका नाम मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर दूं। उचरल नियाम ओसोर ये बने हैं मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री। सर आप मंगोलियन पीपल्स पार्टी से आते हैं और आप इस देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं पिछले बीते 9 महीनों में, जो ये दर्शाता है कि मंगोलिया में इस समय राजनीतिक अस्थिरता किस लेवल पर चल रही है। इसके बाद दोस्तों सीपी राधाकृष्णन यहां पर आपको दिखेंगे और साथ में आपको हाथ जोड़ती नमस्ते करती हुई इन्फोसिस के चेयरमैन की मिसेस सुधा मूर्ति, जो कि माननीय सांसद भी हैं राज्यसभा में। सुधा मूर्ति जी के द्वारा एक किताब जो है वो लिखी गई है, इसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट। इस पूरी किताब में सुधा मूर्ति ने बताया है कि किस तरीके से भारत का सिविलाइजेशनल जर्नी रहा है, किस तरीके से पार्लियामेंट्री मुराल्स जो है वो चेंज होते रहे हैं और बहुत ही एक्सेसिबल और बहुत ही सुंदर मैनर में इन्होंने ये किताब जो है वो प्रकाशित की है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान अवेयरनेस डे, माइन अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है और इस बार इस डे का थीम रहा है इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन। इसके बाद सेबी के द्वारा यहां पर सेबी सेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे आपको इमेज में दिख रहे होंगे। अच्छा, इस एप्लीकेशन में सेबी ने क्या बोला है? भारत में इन्वेस्टर्स तो करोड़ों है, बट उन इन्वेस्टर्स को एडवाइस करने वाले हजारों हैं बस। तो ऐसे में सेबी सेतु एप्लीकेशन जो है भारत के कई सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को ये मौका देगी, एक सिंगल विंडो इंटरफेस देगी ताकि वो अपने आप को सेबी में पंजीकृत करवा सके, ताकि वो कंप्लायंस प्रोसेस जो है उसमें अपने आप को पंजीकृत करवा सके, वो भारत में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सके, है ना, और ज्यादातर जो निवेशक है उनको सलाह दे सके। इसके बाद एआई पावर्ड कर साथी एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है सीबीडीटी के द्वारा। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इस नई एआई पावर्ड एप्लीकेशन कर साथी को लॉन्च किया गया है। अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं और इनकम टैक्स खुद पे करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपना आयकर का भुगतान खुद कर पाएंगे और ये बहुत ही सरल माध्यम से आपके आयकर का भुगतान ये एप्लीकेशन जो है वो कर देगी। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से भारत के सभी पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिलेगा वो E20 होगा, जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला होगा। भारत सरकार से पूछने वाला सवाल यह है कि सर अगर आप अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाते हैं तो 20% पेट्रोल की कीमतों में गिरावट क्यों नहीं करते? क्योंकि आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पर हम लोगों को केवल 0.8 लीटर ही पेट्रोल जो है वो उपलब्ध हो रहा है और एथेनॉल बहुत महंगा नहीं होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। इस एथेनॉल की मिलावट से आपकी गाड़ियों पर, हमारी गाड़ियों पर एक बुरा असर तो पड़ेगा ही, प्लस एवरेज हमारी गाड़ी की माइलेज वो भी कम होगी। सभी लोगों की जेब पर इसका असर जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। उसी ओर सरकार की माने तो वो कह रही है कि इस E20 पेट्रोल का भारत के पर्यावरण पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली पेट्रोल है, पोल्यूशन कम होगा। और दूसरा, भारत को 20% कम कच्चा तेल मंगवाने की यहां पर जो वो है जरूरत वो होगी। मतलब भारत का कच्चा तेल आयात जो है वो भी इसमें थोड़ा बहुत कम होगा, उसमें भी हम लोगों को प्रॉफिट थोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है सर। इसके बाद यहां पर ये आप लोगों ने जरूर ये इमेज देखी होगी। ये इमेज भारत के बहुत ही बड़े पेंटर राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने वेस्टर्न आर्ट ऑयल पेंटिंग जो है वो सीखी थी। अगर मैं इस पेंटिंग की बात करूं तो इस पेंटिंग ने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। इस पेंटिंग को साइरस एस पूनावाला ने 167.2 करोड़ की लागत से खरीदा है, ताकि भारत के कलाकारों की पेंटिंग भारत में ही रहे। ये भी मैं आपको बता दूं, इस पेंटिंग को मुंबई में खरीदा गया है। 1890 के दशक में इस पेंटिंग को राजा रवि वर्मा जी के द्वारा जो है वो बनाया गया था।
इसके बाद सर आप हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति, आपका नाम है मिंग ऑन्ग ह्लियांग। मिंग ऑन्ग ह्लियांग जो है ये बने हैं म्यांमार एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री के नए राष्ट्रपति। आप सर जो है तत्मदौव के फॉर्मर कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। तत्मदौव यहां पर म्यांमार आर्म फोर्सेस को बोलते हैं, तो तत्मदौव के कमांडर इन चीफ भी आप रह चुके हैं और आप म्यांमार के 11वें राष्ट्रपति हैं। आपका चुनाव असेंबली ऑफ द यूनियन के द्वारा किया गया है। जो चुनावी प्रक्रिया म्यांमार की पार्लियामेंट में हुई, एक ऐसी पार्लियामेंट जहां पर मेजॉरिटी आप लोगों को म्यांमार के जो वो हैं क्या बोलते हैं जो मिलिट्री वाले हैं वही देखने को मिलेंगे। यहां पर ऑन्ग सैन सू की चाहती थी कि म्यांमार जो है वो एक लोकतंत्र बने, बट आपने ऑन्ग सैन सू की को और प्लस उनके सभी समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा देकर जेल में बिठा रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट चेतक, इसको 47 साल पूरे हुए, जिसका जश्न राजस्थान के बीकानेर में 4 अप्रैल को मनाया गया। सन 1980 के दशक में या सन 1980 वर्ष में लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट चेतक भारत के वेस्टर्न सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया गया था, ताकि राजस्थान, पंजाब, नॉर्दर्न गुजरात समेत इन सभी एरिया में बॉर्डर कनेक्टिविटी और नेशनल सिक्योरिटी बेहतर हो सके। चेतक का मोटो जो था वो है चेतक का प्रयास देश का विकास, जो कि बीआरओ के द्वारा लॉन्च किया गया एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स की सूची में जरूर आता है। इसके बाद दोस्तों ये जो सबमरीन पनडुब्बी आपको दिख रही है, ये भारत की तीसरी परमाणु कैपेबल, परमाणु न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है। अब इस सबमरीन से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इस सबमरीन का नाम है INS अरिधमान। इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अरिधमान के अलावा भारतीय नौसेना में आपका ये बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो 2 और हैं। इसमें एक INS अरिहंत है और एक है INS अरिघाट। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है PLR सिस्टम्स के द्वारा 2000 नेगेव गन्स जो है वो भारत को दी गई। नेगेव एक लाइट मशीन गन है और PLR एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें इजराइल वेपन इंडस्ट्री और भारत की एक प्राइवेट कंपनी अडानी ग्रुप शामिल है। ये कंपनी दोनों मिलकर जो है भारत के लिए 41,000 लाइट मशीन गन्स जो है वो बनाएंगे, जिसमें से 2000 गन्स की जो डिलीवरी है वो पहले ही कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप इसरो को देख सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिशन मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पांस असेसमेंट लॉन्च किया गया है लद्दाख में। इस मिशन को मिशन मित्रा बोलते हैं। इस मिशन की शुरुआत 2 अप्रैल को की गई और 9 अप्रैल तक ये मिशन चला। इस मिशन का जो काम है, जो एम है वो क्या है? इस मिशन का बेसिक सा एम यहां पर ये है कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी को और बेहतर करना। किसके बीच में? ग्राउंड टीम और क्रू मेंबर्स, क्योंकि हम लोगों को अब कुछ सालों में गगनयान भेजना है। गगनयान में भारतीय गगन यात्री बैठ के जाएंगे, तो भारतीय गगन यात्रियों का जो कांटेक्ट है वो ग्राउंड कंट्रोल टीम के साथ बेहतर हो। इस मिशन मित्रा का ये एम रहेगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में सबसे ऊपर मेडल टैली में कर्नाटक आपको देखने को मिला, जिन्होंने 23 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। दूसरे नंबर पर उड़ीसा आपको दिखा 21 स्वर्ण पदकों के साथ, और तीसरे नंबर पर झारखंड आपको दिखा मात्र 16 स्वर्ण पदकों के साथ। हालांकि होस्ट राज्य छत्तीसगढ़ इस प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर आया, जिन्होंने केवल 3 स्वर्ण पदक ही जो है अपने नाम करे। इसके बाद दोस्तों भारत में एक बढ़िया रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि ये चिंता देने वाली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट के द्वारा दी गई है और कहा गया है कि भारतीय एथलीट्स दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं जब डोपिंग नियमों के उल्लंघन की बात आती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत डोपिंग नियमों के उल्लंघन में नंबर 1 पर आता है। भारत की दूती चंद, जिन पर 4 साल का बैन लगा है, परवेज खान जो 2030 तक बैन है, और धनलक्ष्मी शेखर जिन पर 8 साल का बैन लगा है क्योंकि वो बार-बार डोपिंग नियमों का उल्लंघन जो है वो कर रहे थे। भारत के ऐसे 148 एथलीट आपको इस लिस्ट में दिखेंगे जो एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार बाहर कर दिए गए हैं इस प्रतियोगिता से। किसी भी अंतरराष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता में ये प्रतियोगी भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि डोपिंग अधिनियमों का उल्लंघन करने की सूची में दूसरे नंबर पर केनिया और तीसरे नंबर पर आपको रूस
यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस हम 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और एक बहुत ही बढ़िया खबर एक्सिस बैंक के हवाले से आई है। अब अपने घर पर बैठे आप एक्सिस बैंक की किसी भी प्रोग्राम में अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। यह बन गया है भारत का पहला बैंक जिसने एक प्रोग्राम चलाया है कि आप डिजिटल ही अपना मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट कर सकते हैं एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। जस्ट आपको जरूरत है आधार कार्ड और फेस ऑथेंटिकेशन की। याद रहिएगा, आप वही नंबर अपडेट कर पाएंगे जो नंबर आपके आधार कार्ड के साथ अटैच है। अगर कोई नंबर आपके आधार कार्ड के साथ अटैच नहीं है तो उसको आप एक्सिस बैंक की इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी चेंज नहीं कर पाएंगे घर बैठे। अगर करना है तो फिर आपको एक्सिस बैंक का फिजिकल ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला। गुजरात हाईकोर्ट ने यहां पर बोल दिया है कि कोई भी जज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी जजमेंट को ड्राफ्ट करने में या निर्णय देने में नहीं करेगा। जज ने बोला, हाईकोर्ट की बेंच ने बोला कि हां, एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो और बेहतर करती है चीजों को, ये बात हम मान सकते हैं। फेयरनेस बढ़ाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती है, जुडिशियली इंडिपेंडेंस बढ़ाती है, बट कहीं ना कहीं हम जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक टेक्नोलॉजी को देकर पूरे जुडिशियल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने यहां पर यह बोला है कि जब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात आती है तो वो पूरी तरीके से एक ह्यूमन रीजनिंग पर आधारित सिस्टम जो है वो होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आईएनएस त्रिकंड यहां पर तंजानिया के जो पोर्ट है दार एस सलाम, तंजानिया का बंदरगाह है दार एस सलाम, वहां पर पहुंचा। जैसे भारत और तंजानिया के रिश्ते जो है वो और बेहतर हुए हैं। तंजानिया का बंदरगाह है ये दार एस सलाम, जहां पर भारतीय नौसेना का जो शिप है आईएनएस त्रिकंड आपको यहां पर जाता हुआ दिखा। इसके बाद साधना सप्ताह 2026 लॉन्च किया गया। साधना सप्ताह जो है वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। सिविल सर्विसेज स्किल डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देता है। और इस पूरे साधना सप्ताह में साधना का मतलब जो है वो है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। 2 से 8 अप्रैल के बीच में इसको लॉन्च किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, साधना सप्ताह जो है वो टेक्नोलॉजी, यहां पर कौन कौन मिलकर इसको लॉन्च कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, कर्मयोगी भारत, और कर्मयोगी भारत को तो खैर 5 साल यहां पर पूरे हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारती एयरटेल, भारती मित्तल जो है ये दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है टेलीकॉम की, जहां पर सब्सक्राइबर 650 मिलियन से अधिक हो गए हैं। और इसी के साथ मुरली श्रीशंकर, इन्होंने यहां पर मैन लॉन्ग जंप एक नया रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया है। ये पूरा की पूरा इतिहास जो है वो कंतीरवा स्टेडियम में रिकॉर्ड किया गया, जहां पर एकमात्र एथलीट 8 मीटर से ऊपर के पायदान को क्रॉस करने वाले बने मुरली श्रीशंकर। इनकी लॉन्ग जंप 8.15 मीटर की जो है वो थी। इसी के साथ आईपीएल के इतिहास में भुवनेश्वर कुमार ने रच दिया है नया इतिहास। ये बने हैं पहले तेज गेंदबाज जिन्होंने 200 विकेट का आंकड़ा पूरा किया है। सर, आप आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, आपका नाम भुवनेश्वर कुमार है। हालांकि अगर हम वैसे गेंदबाजों की सूची में देखें तो 200 विकेट का आंकड़ा पूरा करने वाले युजवेंद्र चहल के बाद आप दूसरे गेंदबाज हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये होता है करंट अफेयर्स बुलेटिन का अंत। थैंक यू सो वेरी मच बने रहने के लिए, और इसी के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।